MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग फूड बॉर्न डिजीज़ और एडल्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फूड एडल्ट्रेट होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से आज एक डिज़ीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है लेथारिज्म। लेथारिज्म एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में ये फूड एडल्ट्रेशन का परिणाम है। लेथारिज्म इज़ ए पैरालाइजिंग डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। देखो, लेथारिज्म एक बीमारी है जिसमें मानव में और जानवरों में पैरालिसिस की शिकायत यानी लकवा मार जाता है, अंग कार्य करने बंद हो जाते हैं, उनकी क्षमता क्षीण हो जाती है। इन द ह्यूमन्स इट इज interfered to an neuroletharism because it affects the nervous system। ह्यूमन बीइंग में जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम है उसको ये इफ़ेक्ट करता है, इसलिए जो प्रॉब्लम होती है उसको हम न्यूरोलेथारिज्म कहते हैं। एंड इन एनिमल्स एज ऑस्टियोलेथारिज्म। ऑस्टियोलेथारिज्म, ऑस्टियो मीन्स हड्डियों से जुड़ा है और जानवरों की हड्डियों पर लकवा मारता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसे हम ऑस्टियोलेथारिज्म कहते हैं। बिकॉज द पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्स इन द बोन्स रिजल्टिंग इन स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़। उसका रीज़न ये है कि जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस उनमें होते हैं जानवरों में, वो उसके कारण उनके पूरे स्केलेटन सिस्टम को डिफेक्टिव बना देते हैं। न्यूरोलेथारिज्म इज़ ए क्रिपलिंग डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम characterized by gradually developing spastic paralysis of lower limbs, occurring mostly in adults consuming the pulse Lathyrus sativus in large quantities। जो ह्यूमन बींग्स में न्यूरोलेथारिज्म हो रहा है वो एक तरह से क्रिपलिंग डिजीज़ है, यानी व्यक्ति को नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करता, उसे अपंग बना देता है और उसकी अपंगता, नर्वस सिस्टम की अपंगता के कारण उसके जो पैरों के नीचे के, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, लोअर लिम्स जिनको कहते हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ऑकरिंग मोस्टली इन एडल्ट्स, ये ज़्यादातर उन एडल्ट्स में ये समस्या दिखाई देती है जो कि ज़्यादा पल्स यानी अरहर की दाल। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये मैं आपको बता दूं, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा। लेथारिज्म एक समस्या है और ये ऐसी समस्या है जो कि क्रिपलिंग डिजीज़ कहलाती है, नहीं व्यक्ति को अपंग बना देती है और जानवरों में भी अपंगता आती है, लेकिन मनुष्य में न्यूरोलेथारिज्म होता है और जो जानवर हैं उनमें ऑस्टियोलेथारिज्म होता है। न्यूरोलेथारिज्म का मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को ये हिट करती है और जिसके कारण हमारे कमर से लेके नीचे का जो हिस्सा होता है एडल्ट पॉपुलेशन का, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। और जानवरों में जो ऑस्टियोलेथारिज्म होता है उनके पूरे स्केलेटन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जानवरों का जो स्केलेटन सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है और जानवर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, अपने स्थान पर खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते। ये समस्या होती क्यों है? देखो, हमारे यहाँ ख़ासतौर से हम देखें, इंडिया में ईस्टर्न यूपी में ज़्यादातर अरहर की दाल खाई जाती है। आप सब जानते हो, आपके घरों में रेड ग्राम दाल यानी अरहर दाल खाई जाती है
और अरहर की दाल से मिलती जुलती एक एक जो दाल होती है उसको हम कहते हैं खेसारी की दाल। खेसारी की दाल के जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, ये बिल्कुल अरहर की दाल जैसे होते हैं और इनके ऊपर जो छिलका होता है वो भी अरहर की दाल जैसा होता है इसके दाने पे। जब दाने को खोला जाए तो वो भी अरहर की दाल जैसे दिखता है, कलर भी वैसा ही होता है। तो इसका आसानी से जब ये अरहर की दाल में मिल जाती है और ऐसी दाल का सेवन हम लगातार 3 महीने तक करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम लथेरिज्म जैसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा इस जो लथेरिज्म यानी खेसारी की जो दाल होती है इसका बॉटनिकल नेम है लथेरस सैटिवस। लथेरस सैटिवस याद रखोगे। ये बुक है पार्क की जिससे मैं बता रही हूँ। किताब तो बहुत बड़ी है ना साइज़ में, तो कैमरा कवर नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा पूरा चैप्टर दिखाई दे। दिखता है आप जूम करके आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो ये है बेटा कि एक बार नहीं आप कई बार वीडियो को सुनो तो आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। और चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में करके बताऊंगी। आज पार्ट 1 बता रही हूँ। जैसे इसके जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो सब बाद में बताऊंगी। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। तो फर्स्ट पैरा आपको समझ में आ गया। सैटिवस लथेरस सैटिवस नाम याद रखना। जब लार्ज क्वांटिटी में अरहर की दाल में मिला दिया जाता है तो लथेरिज्म की प्रॉब्लम आती है। मतलब मानव में न्यूरोलैथेरिज्म होता है और इनमें ऑस्टियोलैथेरिज्म होता है। प्रॉब्लम क्या है? न्यूरोलैथेरिज्म इज प्रिवलेंट इन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। हमारे देश के ये जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, जहाँ की अरहर की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मतलब रेड ग्राम दाल जो है वो उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम एंड गुजरात वेयर आर पल्सेस ग्रोन। जहाँ ये खेसारी की दाल ज़्यादा उगाई जाती है वो अन्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम, गुजरात। ना याद रखिएगा बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी असेस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट एट वन टाइम इन रीवा एंड सतना, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, रीवा एंड सतना जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं पर इसके केसेस सबसे पहले आइडेंटिफाई हुए। पता ही नहीं था, सबसे पहले केसेस वहीं आए। देयर वेयर 25,000 एंड 32,000 केसेस रिस्पेक्टिवली। और अचानक जो है 25,000 और 32,000 के करीब केसेस रीवा और सतना में आइडेंटिफाई किए गए। According to recent report, there are no fresh outbreak of disease in endemic areas. अब जो हैं बहुत सारी स्टडीज़ हुई, उसके बाद बहुत कार्यक्रम बने, बहुत न्यूट्रिशन एजुकेशन दी गई, लोगों को अवेयर किया गया, जिसके कारण वो जो एंडेमिक एरियाज़ थे रीवा और सतना के, वहाँ फिर कोई नए केसेस आइडेंटिफाई नहीं हुए। देर एट्रीब्यूटेड टू द शिफ्टिंग ट्रेंड्स इन एर्गोनॉमिकल प्रैक्टिसेस इन रीज़न। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ट्रेंड क्यों शिफ्ट हुआ? उसका कारण है जो एर्गोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी खेती करने का जो तरीका है, या बीज मिलने ना दिया जाए आपस में, अरहर की दाल अलग उगाई जाए, खेसारी दाल को बैन कर दिया जाए,
वो सब हथकंडे अपनाए गए। फूड प्रिवेंशन एंड फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के सारे कड़े नियम लागू किए गए। इन सब के परिणाम हुए कि उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फिर केसेस नहीं आने लगे, मतलब रिपोर्ट ऐसी आने लगी जिसमें ये केसेस नहीं मिलने लगे। लेथरिज्म हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड टू ऑकर इन स्पेन, अल्जीरिया, वेयर लैथेरिस इज़ ईटन। केवल हमारे देश में नहीं बल्कि स्पेन में, अल्जीरिया में, जहाँ लैथेरिस उगाया जाता है और खाया जाता है, ये सस्ती होती है। खेसारी दाल जो होती है ना, बहुत सस्ती होती है। और सस्ती होने के कारण जब अरहर की दाल बेटा 100 रुपये 150 रुपये, अब तो बहुत महंगी हो गई है। और जब ये जो मुनाफाखोर होते हैं इससे लाभ उठाने के लिए अरहर की दाल का मतलब जो है वो करना चाहते हैं कि कम से कम उनको अरहर की दाल खर्चीली पड़े और वो कमाई ज़्यादा कर सकें। तो इस तरीके के जो मुनाफाखोर होते हैं वो ज़्यादा इसमें मिलावट करने का काम करते हैं। तो केवल हमारे देश में नहीं होती बल्कि ये दूसरे जो स्पेन है या अल्जीरिया है, इनको रिपोर्ट किया गया है इस किताब के द्वारा। अब हम लोग आते हैं इस पल्स के बारे में, जानो कि ये पल्स क्या है। लैथेरिस सैटिवस इज़ कॉमनली नोन एज खेसारी दाल। मैंने अभी आपको कहा कि जो लैथेरिस सैटिवस बॉटनिकल नेम है उसका, उसे खेसारी दाल कहते हैं। इट इज़ नोन बाय लोकल नेम्स सच एज तुरा दाल, लग दाल, बत्रा दाल, है ना, बत्रा, ग्रास या मटरा, ये एटॉल, ये सब दालों के नाम हैं। इस नाम से ये जानी जाती है। द सीड्स ऑफ लैथेरिस हैव ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रायंगुलर शेप एंड ग्रे कलर। इसका जो शीट होता है, इसका जो बीज होता है शीट, वो उसकी जो विशेषताएं हैं वो ट्रायंगल शेप में होता है और ग्रे कलर उसके ऊपर वो कवर लगा होता है। कवर यानी उसको कहते हैं जो दाने के ऊपर कवर, यानी दाने के ऊपर जो हस्क होती है ना। व्हेन डिहस्क द पल्स लुक्स सिमिलर टू रेड ग्राम दाल और बंगाल ग्राम दाल। जब उसका छिलका हटा दो तो बिल्कुल देखने में वो अरहर की दाल, रेड ग्राम दाल मतलब अरहर की दाल, और बंगाल ग्राम दाल मतलब चने की दाल, उसी के जैसे लगती है और आसानी से मिलाई जा सकती है। लाइक अदर पल्सेस, लैथेरिस इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। बट फॉर इट्स टॉक्सिन विच इफेक्ट्स द नर्व्स, लेकिन इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है, जो विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, वो हमारे नर्व्स को इफेक्ट करता है। इट इज़ ईटन मोस्टली बाय पुअर एग्रीकल्चर लेवरर बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली चीप। ये सस्ती होती है कंपैरेटिवली, इसलिए हमारे जो मज़दूर वर्ग हैं, जो किसान वर्ग हैं, इसका सेवन करते हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपको यूजीसी इसलिए पढ़ा रहा है, आपके कोर्स में रखा गया है ताकि आप अवेयर हों और आप पब्लिक को अवेयर करें कि ऐसी चीज़ों के सेवन से बचें। स्टडीज़ हैव शोन that diets containing over 30% of this dal, if taken over a period of 2 to 6 months will result in न्यूरोलैथेरिज्म। कहते हैं स्टडीज़ ने ये बात शो कर दी है कि यदि हम 30% इस तरह की खेसारी दाल को 2 से 6 महीने तक लगातार खाते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम न्यूरोलैथेरिज्म के पेशेंट हो जाते हैं। द टॉक्सिन, इसके टॉक्सिन का क्या नाम है ये आपको कंपैरेटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी पूछते हैं, और इसके अलावा जो आपके अपने एग्ज़ाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए। द टॉक्सिन प्रेजेंट इन लैथेरिस सीड्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज बीटा ऑक्सल एमाइनो एलालाइन। इसको शॉर्ट में कहते हैं BOAA, बीटा
ऑक्सिल एमाइनो सॉरी बीटा ऑक्सिल एमाइनो एलालाइन, याद हो जाएगा, BOAA, ये सब कैपिटल लेटर हैं। इट हैज़ बीन आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड इज़ वाटर सॉल्युबल। ये दाल के अंदर, खेसारी दाल में क्रिस्टल फॉर्म में ये जो है वो लैथेरस सीड्स में मौजूद रहता है और ये टॉक्सिन मौजूद रहता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल होता है। जब हम इसे पानी में भिगोते हैं तो ये पानी में निकल जाता है। दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो वाटर सॉल्युबल होने के कारण जो भी टॉक्सिन है वो वाटर में चला जाता है। स्टूडेंट्स, आप सबको दिख रहा है? मेड यूज़ ऑफ इन रिमूविंग द टॉक्सिन फ्रॉम द पल्स बाय सोकिंग इट इन हॉट वाटर एंड रिजेक्टिंग द सोप वाटर। जब हम दाल में से टॉक्सिन को निकाल देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें दाल को गर्म पानी में भिगोना चाहिए और उस पानी को हमें फेंक देना चाहिए। ऐसा अगर हम 2-3 बार कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छा होता है कि वो टॉक्सिन निकल जाता है। BOAA स्टडीज़ इंडिकेट दैट there is a blood-brain barrier to this toxin। इस टॉक्सिन के कारण हमारे ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है। ये बहुत ख़राब है। In order to overcome this barrier, the pulse must be eaten in large amount over a period of time for 2 months or more। यही कारण है कि ऐसा तब होता है या इसके रिज़ल्ट्स तब दिखाई देते हैं जब हम लगातार 2 महीने तक इस तरह की लैथेरस सैटिवस या खेसारी की दाल का सेवन करते रह जाते हैं, चाहे वो हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, गरीबी के कारण कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ के गरीब जो किसान मज़दूर हैं वो इसका सेवन करते हैं क्योंकि ये सस्ती होती है। अरहर की दाल तो आजकल बहुत महंगी मिल रही है तो वो लोग लेना ही नहीं चाहते। Besides BOAA, several other toxins have also been reported। कई स्टडीज़ हुई और जिन्होंने कहा कि BOAA के अलावा भी जो लैथेरस सैटिवस में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो और भी हैं, उनको और भी टॉक्सिन्स को रिपोर्ट किया गया है। अब ये डिज़ीज़ क्या है इसको भी समझो। The disease affects mainly young men between the age of 15 to 45 years। 15 से 45 साल के जो यंग मैन होते हैं उनकी उम्र को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। एंड मैनिफेस्ट इट्स स्टेजेस, कई इसकी स्टेजेस होती हैं। अब स्टेज कौन कौन सी होती हैं वो जानने की आपको ज़रूरत है। जैसे पहली स्टेज होती है वो कहलाती है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज का मतलब क्या होता है कि द इंडिविजुअल इज़ अपीरेंटली हेल्दी। देखने में तो जो व्यक्ति है वो पूरी तरह स्वस्थ नज़र आएगा, बट व्हेन सब्जेक्टेड टू द फिजिकल स्ट्रेस एग्जिबिट्स अनगेनली गेट। इसका मतलब ये है कि देखने में सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम अपेरेंटली जो है वो हेल्दी नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में फिज़िकली स्ट्रेस है जिसके कारण वो हल्का हल्का उसकी चाल पे असर पड़ रहा है, भचक भचक के चल रहा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शोज़ कैरेक्टरिस्टिक फिज़िकल साइन। जो न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम्स जब कराए जाते हैं, जब उनका चेकअप कराया जाता है तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं फिज़िकल साइन में वो दिखाई देने लगते हैं। दिस स्टेज इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, since at this stage if the pulse is withdrawn from the diet it will result in complete
रिमिशन ऑफ द डिजीज़। कहने का मतलब है ये जो पहली डिजीज़ है, पहली जो स्टेज है, इसमें जो इंडिविजुअल है वो व्यक्ति देखने में बिल्कुल हेल्दी नज़र आता है। जब उसके न्यूरोलॉजिकल बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं तब पता लगता है कि उसके नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई रुक रही है, जिसके कारण उसकी जो फिज़िकल चाल है वो थोड़ी थोड़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन मैंने अभी कहा कि BOA ये जो टॉक्सिन है ये क्रिस्टल फॉर्म में है और वाटर सॉल्युबल है। इसे हम गुनगुने पानी या गर्म पानी में दाल को भिगोएं और कई बार हम उस पानी को फेंक दें, तो इससे क्या होगा कि वो टॉक्सिन निकल जाएगा। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये जो फर्स्ट स्टेज है वो कंट्रोल डिजीज़ की जा सकती है। लेकिन अगर नहीं किया तो हम सेकेंड स्टेज में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेज में होता है नो स्टिक स्टेज। इसको हम कहते हैं नो स्टिक स्टेज। का मतलब ये है कि जो बैसाखी होती है, अभी किसी डंडे या बैसाखी की सहारा पेशेंट को नहीं लेना पड़ रहा। द पेशेंट वॉक्स विथ शॉर्ट जर्की स्टेप्स विथआउट द एड ऑफ ए स्टिक। मतलब किसी भी स्टिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक जब चल रहा है तो भचक भचक के चल रहा है, स्लो चल रहा है, छोटे छोटे स्टेप ले रहा है। ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स आर फाउंड इन दिस स्टेज। जब जी शुरू में तो पता ही नहीं चलता, वो हेल्दी फील भी करते हैं और कोई जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी नहीं कराया जाता। लेकिन जब उनकी चाल भचक भचक के चलती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड जो स्टेज होती है पेशेंट की वो होती है वन स्टिक स्टेज, यानी उसे एक बैसाखी की आवश्यकता पड़ रही है। द पेशेंट वॉक्स विथ ए क्रॉस गेट्स विथ ए टेंडेंसी टू वॉक ऑन टोन्स। अपनी जो टोन्स होती हैं, अपनी जो पैरों की उंगलियां होती हैं, टोज़ होती हैं, उस टोज़ के ऊपर वो पैर के ऊपर भचक भचक के चलता है। हाँ, और एक बैसाखी का सहारा उसको लेना पड़ जाता है, क्योंकि जो उसकी मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। तो मस्कुलर स्टिफनेस, उनमें स्टिफनेस यानी कड़ापन मसल्स में आ जाता है। मिस्टेक इट नेसेसरी टू यूज़ ए स्टिक टू मेंटेन बैलेंस। उसको अपना बैलेंस बनाने के लिए उसकी मसल्स बहुत कड़ी हो जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, तो उसे अपना बैलेंस बनाने के लिए एक बैसाखी की आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो है टू स्टिक स्टेज, यानी दो बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है अब पेशेंट को। पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में पहुंच रहा है। द सिम्टम्स आर मोर सीवियर। यहाँ सिम्टम्स बहुत सीवियर हो गए हैं ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ नीज एंड क्रॉस लेग। उसके जो घुटने हैं वो मुड़ने लग जाते हैं और वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता तब, और जो लेग्स हैं वो क्रॉस्ड होने लगते हैं, एक मतलब दायां बाएं की तरफ, बायां दाएं की तरफ, इस तरह से होता है। द पेशेंट नीड्स टू, अब तो उसको दो तरह की बैसाखी के सपोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। द गेट इज़ स्लो and clumsy and the patient gets tired easily after walking a short distance। यही कारण है कि जो पेशेंट होता है बहुत बेचैन रहता है, वो चल नहीं पाता और थोड़ी ही दूर का रास्ता वो तय करता है और थक जाता है। अब इसकी जो लास्ट स्टेज आती है वो तो बहुत ही भयंकर है, वो है क्राउलर स्टेज। मतलब अब वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, जैसे छोटा बच्चा अपने घुटनों पे चलता है इसी तरह से वो रेंगता है ज़मीन के ऊपर पेशेंट। फाइनली द करेक्ट पोस्चर बिकम्स इम्पॉसिबल एज द नीज पॉइंट कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। जो उसके नीज हैं, जो घुटने हैं, उसकी बॉडी का वेट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते और पेशेंट बिल्कुल ज़मीन से लग जाता है। देयर इज़ एट्रोफी ऑफ द थाई एंड लेग्स मसल्स। एट्रोफी मतलब मसल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं और थाइस की
और लेग्स की मसल्स बिल्कुल काम नहीं करती हैं, जिसके कारण जो पेशेंट है वो ज़मीन पर रेंगना शुरू कर देता है। द पेशेंट इज़ reduced to crawling by throwing his weight on his hands, और धीरे धीरे करके वो अपने हाथों पर शरीर का वज़न ले आता है और ज़मीन पर रेंगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही भयंकर परिणाम हैं इस डिज़ीज़ के। आपने फर्स्ट स्टेज देखी, जब पेशेंट देखने में फ़िज़िकली बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, शॉर्ट जर्क्स फिज़िकल साइन में दिख रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ। अब सेकेंड फेज़ में उसके जो स्टेप्स हैं वो जर्की, मतलब इसकी जो चाल है वो भचक भचक के चलने वाली हुई। फिर वन स्टिक स्टेज आई, यानी एक बैसाखी की ज़रूरत पड़ी। फिर टू स्टिक स्टेज आई, और जो लास्ट है वो क्राउलर स्टेज है, जो बड़ा भयंकर है। तो यानी ये बहुत दुष्परिणाम है इस टॉक्सिन के। और प्रोटीन ज़रूर होता है, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मानव में, ह्यूमन बींग्स में ये न्यूरोलैथारिज्म होता है और जानवरों में ऑस्टियोलैथारिज्म होता है। तो पार्ट 1 में स्टूडेंट्स आज इतना ही बताऊंगी। आप सबको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें और पर्सनली कांटेक्ट करें। ऑफलाइन क्लास में जब आप मिलेंगे तो इन बुक्स को दूंगी, जिनके आप फ़ोटो स्टेज ले लीजिएगा अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासेस टोटली बंद हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ही हम लोग अटेंड करेंगे। लेकिन सीरियसली आप क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी, जैसे ही कॉलेज खुलेंगे, आपकी एग्ज़ाम्स की डेट सेमेस्टर की आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू।